गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था और चैप्टर का नाम था इंश्योरेंस क्लेम। हमने इंश्योरेंस क्लेम में दो टॉपिक हैं, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक का इसमें हमने पहले टर्म्स डिस्कस की थी कि सम इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योरेबल वैल्यू क्या होती है और अमाउंट ऑफ लॉस, इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन सब टर्म्स का मीनिंग समझा था। और फिर हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए थे कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लेम। इसमें सबसे पहला स्टेप था कि जिस प्रीवियस ईयर का जीपी निकालना है, अगर वो गिवन नहीं है प्रीवियस ईयर का जीपी निकालना है। और जीपी निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लास्ट ईयर का, वहां से हम जीपी निकाल लेंगे। उस जीपी को हम करंट ईयर में जीपी यूज करेंगे। अगर ऑलरेडी जीपी गिवन है तो वो हम प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड स्टेप में हम लोग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालेंगे, यानी कि इंश्योरेबल वैल्यू निकालेंगे। और जो इंश्योरेबल वैल्यू है उसको निकालने के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। और तीसरे स्टेप पे अमाउंट ऑफ लॉस कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ है। और चौथे स्टेप पे हम लोग अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे। ये चार स्टेप्स मैंने आपको बताया। चार ही थे कि पांच थे? चार थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012। आपको 31 मार्च 2012 का स्टॉक निकालना है। स्टॉक गिवन है, ओपनिंग गिवन है 28,500। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकल जाएगा, ठीक है। परचेजेस आपके पास गिवन है 1,52,500 की। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000 है। सेलिंग एक्सपेंसेस 12,100 है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके 6,000 है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके 2,49,000 है। और एट द टाइम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 4,300 है एंड सेल आपकी 2,49,000 है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011, a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000 and was sold during the year for 9,000. Bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale. ये abnormal transaction given है। अब इसके इम्पैक्ट को हटा के आप लोगों ने जीपी कैलकुलेट करना है। आइदर कंसीडरिंग दिस, आपको इसको अलग कॉलम में ट्रीट कर लो या इसके इम्पैक्ट को ही हटा दो, ठीक है। आइए यहां मैं करके दिखाता हूं। मैम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है आपके पास कितना? 828,500। ठीक। जब आप परचेज डालोगे ना, परचेज में अब नॉर्मल आइटम को हटा देते हैं, हमें सिर्फ नॉर्मल आइटम को ट्रीट करके जीपी निकालना है। तो अब देखिए, एक आइटम है, आइटम ऑफ वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011। तो एक काम करते हैं, इस ओपनिंग स्टॉक में भी ये 3500 राइट ऑफ हो रखा है। एक आइटम है जो अब नॉर्मल आइटम है और उसको जब आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की थी पिछले साल, ये वाली वैल्यूएशन जब आपने की थी, उसमें से 3,500 को राइट ऑफ कर दिया था। और अगर 3,500 को राइट ऑफ ना करते तो ये स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 32,000 होती। अब 32,000 को अगर मैं कैटेगराइज करूं अलग अलग, एक स्टॉक है जो नॉर्मल है और दूसरा है अबनॉर्मल। एबनॉर्मल स्टॉक वो स्टॉक है जिसपे नॉर्मल जीपी हमें हासिल नहीं होगा। उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी? 10,000। तो मतलब ये हो गया कि 10,000 का स्टॉक आपका एबनॉर्मल है और 22,000 का स्टॉक आपका नॉर्मल है। यही हुआ ना? एक मिनट। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011, a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased 10,000। तो ओपनिंग के स्टॉक में टोटल वैसे तो दिखाया हुआ 28,500 है,
बट इसमें से 3500 राइट ऑफ कर रखा है। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो स्टॉक की कॉस्ट इतनी होगी। राइट ऑफ करना का मतलब क्या होता है, उसे लोअर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच लोअर पर दिखा रखा है ना, तो फेयर वैल्यू कम होगी इसलिए उसको 2800 माइनस 3500 माइनस करके दिखा रखा है। तो अगर मैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो कॉस्ट बनती है 32,000 की टोटल। उसमें से ये वाली आइटम एबनॉर्मल है और ये वाली आइटम नॉर्मल है, एबनॉर्मल है और ये वाली आइटम नॉर्मल है। ये एबनॉर्मल आइटम पे तो लॉस हुआ है, तो जीपी निकालते समय इसको तो ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं, तो हम लोग यहां पर 22,000 लेंगे। ठीक है, यहां पर हम 28,500 नहीं लेंगे, हमने एबनॉर्मल आइटम को ही हटा दिया, हमने ट्रीटमेंट ही सिर्फ नॉर्मल आइटम्स की है। यहां तो अलग कॉलम बना लोगे पर जरूरत क्या है, हमें तो जीपी निकालना है और जीपी सिर्फ नॉर्मल आइटम्स का निकालना है। तो अब नॉर्मल आइटम ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड है, उसको मैंने हटा दिया वहां से। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना चाहते हो इस पर पूछ लो। अब परचेजेज है, सारी नॉर्मल आइटम्स की होंगी, करंट ईयर की परचेज सारे नॉर्मल होंगे, तो 1,52,500। ठीक, उसके बाद जो एक्सपेंस होंगे सिर्फ आपके आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। ठीक, और बाय सेल दिखाओगे, जो सेल में अबनॉर्मल आइटम बिक गई है उसको हटा दो। अब आप देखो अबनॉर्मल आइटम बिकी कितनी है, 9,000, 9,000 की टोटल सेल आपकी है 2,49,000। उसमें की जो सेल है एबनॉर्मल आइटम की है, तो आपने ओपनिंग स्टॉक में से भी एबनॉर्मल आइटम हटा दिया और सेल में से भी आपने एबनॉर्मल आइटम को हटा देना है, तो यहां पर आ जाएगा 2,40,000। जीपी आएगा, जीपी इस पे निकाल लेंगे 20%, 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास 12,500। ये नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक आएगा और एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को तो हमने बेच दिया। अगर वो होता ना तो उसका कॉलम बना के निकाल लेते उसको भी। एबनॉर्मल आइटम को हमने बेच दिया, हमने सिर्फ नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहां पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए 12,500। क्लियर है? आप इसको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। दो कॉलम बना लेते हैं, नॉर्मल को अलग ट्रीट कर लेंगे, एबनॉर्मल को अलग ट्रीट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर, ये नॉर्मल का, ये एबनॉर्मल का, नॉर्मल एबनॉर्मल। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट पर दिखाएंगे 10,000 एबनॉर्मल है, 22,000 ये है। ठीक है जी, उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। और जब आप परचेज दिखाओगे तो परचेज में सिर्फ नॉर्मल आइटम्स की परचेज है, बताओ कितनी है परचेज, 1,52,500। एबनॉर्मल आइटम की कोई परचेज नहीं है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिखाओगे तो भी नॉर्मल में ही दिखाओगे। ठीक है, कितना, एबनॉर्मल में नहीं दिखाओगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, स्टॉक का पार्ट है, हम फिनिश गुड्स का स्टॉक का पार्ट मान रहे हैं इसे, इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा। बाय सेल, ये तो 9,000 में बिक गया और ये 240 में। ठीक, अब देखो बाय ग्रॉस लॉस, एबनॉर्मल पे तो लॉस हो गया 1,000 का। ठीक है, 10,000 की चीज थी, 9,000 में बिक गई ना, उस पर तो लॉस हो गया। और जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है वो तो सिर्फ नॉर्मल पे आएगा 48,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक,
कितना 12,500, दूसरे का क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं, तो आप सेपरेट कॉलम बना के भी उसे ट्रीट कर सकते थे। हमें तो नॉर्मल स्टॉक, अगर अब नॉर्मल होता तो उसका भी स्टॉक यहां पे निकल आता अगर बच जाता तो, ठीक है। करंट क्या चीज, वो तो पिछले साल राइट ऑफ कर रखी है ना, हमें तो स्टॉक कॉस्ट पे पता करना होता है। हम लोग ना एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम। तो हमें कॉस्ट पता करनी है कि जो स्टॉक बचा उसकी कॉस्ट क्या है, वो लेना है। वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता तो उसी फिर ये 10,000 ना रिकॉर्ड करते यहां पर, ठीक है। नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है, वो जानना चाहता है कि जो स्टॉक जला उसकी कॉस्ट क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लेम मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कॉस्ट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी। तो अब देखो ये 10,000 का स्टॉक पूरे का पूरा 9 में बिक गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि हमारे पास यहां पर कोई स्टॉक नहीं है इसका, और अगर यहां आग लगती है तो सिर्फ नॉर्मल स्टॉक जलेगा। अब नॉर्मल स्टॉक जला ही नहीं और उसकी भी कॉस्ट इतनी थी, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2। Mr. A prepare accounts on 30th September each year, but on 31st December 2011, fire destroyed a greater part of his stock. नॉर्मली 30 सितंबर तक बनाते हैं, तो करंट ईयर में सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीने गुजरे और आग लग गई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 29,700 का, परचेजेस दे रखी है 75,000 की, परचेजेस 1/10 से लेके 31/12 तक की दी हुई है, यानी कि ईयर ऑफ फायर की परचेजेस दे रखी है, वेजेस दे रखी हैं, सेल्स दे रखी है उस पीरियड की, जीपी रेशियो गिवन है पिछले साल का, तो यानी कि पिछले साल का स्टेप नंबर 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, सीधा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालेंगे, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालने के लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। ये कैसे चैप्टर्स है ना, ये आपको फ्री के नंबर है, इनमें आपको आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ये पेपर में तो आनी है। सिंगल एंट्री आता है, ये आता है, हायर परचेज भी आता है, अब देखोगे हर टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर होता है, तो इनमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉजिक क्लियर नहीं है तो गलतियां करोगे। तो 33% ऑन कॉस्ट हो गया, स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वॉज सैल्वेज्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 25,000 है, क्लेम वॉज सब्जेक्टेड टू एवरेज क्लॉस। एवरेज क्लॉस होगा अगर इंश्योरेबल वैल्यू ज्यादा और सम इंश्योर्ड कम है, अगर दोनों बराबर है फिर एवरेज क्लॉस नहीं लगेगा, ठीक है। स्टॉक एट द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट, तो उसे कॉस्ट पर लेके आएंगे। प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स ओन वर्कर, ही वॉज पेड 500 विच वॉज इंक्लूडेड इन वेजेस, ठीक है। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट 5,000, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, आपको लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैलकुलेट करना है। तो आइए अब देखोगे, यहां आप स्टेप 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप 2 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीधे ही मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि हमें पता चले स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था। फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक, ये बनेगा आपका 1/10, आग कब लगी है 31/12/11 से 31 दिसंबर 2011, जिस दिन आग लगी है उस दिन तक का होता है ये, जहां से ईयर शुरू हो रहा है वहां से लेके। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 700, ये 10% रिड्यूस करके दिया गया है, हमें कॉस्ट पर कैलकुलेशन करनी है। कुछ भी हो जाए, अकाउंटिंग जैसे मर्जी की हो, हमने उसे कॉस्ट पर ही बनाना है, ताकि हमें पता चले कि जिस दिन आग लगी है उस दिन कॉस्ट कितनी थी। तो इसको नॉर्मल पे ले आते हैं, 33,000,
ठीक है। परचेज कितनी है? 75,000 की जो परचेज है उसमें एक परचेज प्लांट खरीदा हुआ, वो तो यहां स्टॉक का पार्ट नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है। परचेज ऑफ प्लांट उसको हटा दीजिए, ये आपकी 70,000 की परचेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस कौन से हैं? वेजेस। वेजेस कितने पे किए हैं? वेजेस फॉर प्लांट 500, ठीक है। सेल 1,40,000, जीपी 35,000, नहीं 33 है ना परसेंट, कॉस्ट पे 33 है, हाँ तो 35 ही आएगा। 1,40,000 का 25%, कॉस्ट पे 33% है तो सेल पे 25% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 35,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 30,500, ये आ गया। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया है ना। नेक्स्ट है आपको निकालना है लॉस। अमाउंट ऑफ लॉस, कितने का लॉस हुआ? अमाउंट ऑफ लॉस में स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? 30,500 लेस स्टॉक सैल्वेज, कितने का स्टॉक बच गया? अगर इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक ले जाती फिर ये माइनस ना करते, ठीक है। तो लॉस हुआ 27,500 का, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 चीजें चाहिए। एक इंश्योरेबल वैल्यू, यानी कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 30,500, सम इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड कितना? पॉलिसी कितने की है? 20, और अमाउंट ऑफ लॉस, एवरेज क्रॉस लगेगा, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। आपके सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू से कम है तो यहां पर एवरेज क्रॉस लगेगा। तो क्लेम इज इक्वल टू, अगर 25,000 मिलता, कब मिलता? जब लॉस 30,500 का होता। इतने परसेंट इंश्योरेंस करा रखी है आपने, टोटल लॉस इंश्योरेबल वैल्यू इतनी है और इसमें से आपने इंश्योरेंस सिर्फ 25,000 की करा रखी है, तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस, तो आपको लॉस की भी उतनी ही परसेंट मिलेगा। बताइए कितना? 22,541, ठीक है जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑन 20th October 2011, the godown and business premises of Amal Limited were affected by fire. From the salvage accounting records, following information is available.
स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन इट्स कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2011। आग लगी है 20 अक्टूबर 2011 को, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक होगा करंट ईयर का, ठीक है। परचेज लेस रिटर्न आपकी 20/10 तक, यानी कि करंट ईयर में परचेज है, ये आपकी 2,80,000 की होगी। सेल जो होगी आपकी 6,20,000 की होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, कहते सेल अप टू 20 अक्टूबर 2011 इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच। इसको सेल नहीं ट्रीट करेंगे क्योंकि जिस दिन आग लगी होगी ये गुड्स हमारे पास ही होंगे। यू कांट ट्रीट दिस एज सेल, क्लियर है, क्योंकि हमें फिजिकल मूवमेंट चेक करनी है। फिजिकल मूवमेंट में गुड्स मूवमेंट नहीं हुई है, ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद परचेज अक्टूबर 2011 did not include 40,000 for which purchase invoices had not been received from supplier though goods have been received in godown करेंगे, क्योंकि गुड्स फिजिकली आ चुके हैं। अगर गुड्स फिजिकली आ चुके हैं वो परचेज का पार्ट है, चाहे इनवॉइस आया हो या नहीं आया हो। फिजिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट हमारा जीपी रेशियो है वो 25% है, तो यानी कि स्टेप 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जीपी ऑलरेडी गिवन है। और आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक सैलवेज 31,000 है और सम इंश्योर्ड भी गिवन है। कैलकुलेट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास स्टॉक का क्लेम कितना करोगे, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 1/4/11 से लेके 20/10/11 ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है। ट्रेडिंग काउंट बनाने की जीपी रेशियो ऑलरेडी गिवन है। अगर आप ट्रेडिंग काउंट स्टॉक की बात करते हो तो 2,16,000 आए, हमें कॉस्ट पर निकालना है तो 240 हो जाएगा 10/90 करके, ठीक है। 240 हो गया। उसके बाद जो परचेज दिखा रहे हो 280 में हम लोग ये वाली परचेज ऐड करेंगे, क्योंकि गुड्स फिजिकली तो आ चुके हैं, इनवॉइसेस नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने परचेज में उसे इंक्लूड नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे परचेज में इंक्लूड नहीं किया, तो इसे हम परचेज में इंक्लूड करेंगे। कितना करेंगे? 40,000, तो कितना हो जाएगा? 3,20,000, ठीक है जी। उसके बाद सेल में 6,20,000, इसमें वो वाली सेल इंक्लूड नहीं करेंगे जिसमें गुड्स की फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई है। तो इसमें ये देखिए, ये वाला 80,000 के गुड्स इसमें ऐसे इंक्लूडेड हैं जिसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई है, तो ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 6,20,000 माइनस 80,000, तो 5,40,000, ठीक है, ये आपकी सेल होगी। उसके बाद नेक्स्ट बस बाकी तो चीजें, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद जीपी रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे 540 का 25%, ये आपका जीपी रेशियो आ गई, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन डेट ऑफ, तो इंश्योरेबल वैल्यू निकाल। अब हम निकालेंगे कि सेकंड स्टेप में हमें लॉस कितना हुआ, अमाउंट ऑफ लॉस। तो सैलवेज वैल्यू दे रखी है, तो अगर आप 1,51,031 में से 31,000 माइनस कर देते हो तो 1,24,000 का लॉस होता है, ठीक है। लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास लॉस भी है, सम इंश्योर्ड भी है और इंश्योरेबल वैल्यू भी है, ठीक है। तो सम इंश्योर्ड कितना है? 1,00,000 का, ठीक है, और इंश्योरेबल वैल्यू है 1,55,000 की। तो आप एवरेज क्लॉज अप्लाई करोगे, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट कर लोगे। ये देखो 80,000 का, ठीक है जी। चलिए आगे फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए और देखिए क्या करना है।
इजी है क्वेश्चन। ऑन 12th June 2012 फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ NR पटेल। ठीक है जी। ए पेपर मर्चेंट, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज बीइंग 11,200 का स्टॉक बच गया है। इन एडिशन सम स्टॉक वाज सैल्वेज इन डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू इन दैट कंडीशन वाज एग्रीड एट ₹10,500। तो कुछ डैमेज कंडीशन में भी है और कुछ नॉर्मल स्टॉक भी बच गया है। तो इन दोनों को जोड़ के हम मानेंगे कि दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड और बाकी का नुकसान हो गया है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। His stock at the close of account on 31 दिसंबर 2011 83,500 आपका स्टॉक था ओपनिंग का। ठीक है। परचेज 1/12 से लेके 12/6 तक, डेट ऑफ फायर तक आपकी 1,12,000 की हुई है और सेल हुई है 1,54,000 की। ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 years इट अपीयर्स दैट ही अर्न्स ऑन एन एवरेज ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। सेल के ऊपर 30% का जीपी वो कमाते हैं। पटेल का सम इंश्योर्ड है 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो हो जाएगा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको ट्रेडिंग काउंट बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर चाहिए। तो 83,500 आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कॉस्ट है ये आपकी परचेज आ जाएगी अप टू डेट ऑफ फायर, ये अप टू डेट ऑफ फायर की सेल आ गई। जीपी रेशियो ऑलरेडी गिवन है 30%, तो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनाकर, इन्होंने बनाया नहीं है, यहां पर बना लिया। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सेल माइनस करोगे जीपी, तो आपके पास स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा। ठीक है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में से ये आपकी सैल्वेज स्टॉक है, गिवन है ऊपर, ये आपके पास लॉस ऑफ स्टॉक होगा और लॉस में सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू और पॉलिसी अमाउंट गिवन है, सॉरी सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ लॉस अगर आपको गिवन है तो आप एवरेज क्लॉस लगा के क्लेम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। On 1st April 2012, the stock of Shri Ramesh was destroyed by fire, but sufficient record were saved from the books from which the following particulars were ascertained. स्टॉक दिया हुआ जनवरी का 11 का, आग लगी है 1 अप्रैल 2012 की, यानी कि पिछले साल का ट्रेडिंग काउंट यहां बनाना पड़ेगा, स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिया नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जनवरी का गिवन है, पिछले साल के ओपनिंग का। ठीक है। करंट ईयर का गिवन होगा आगे जाके। ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। परचेज पिछले साल में कितनी, सेल पिछले साल में की है, ये करंट ईयर में अप टू डेट ऑफ फायर तक, आग कब लगी है 1 अप्रैल को, अप टू डेट ऑफ फायर तक परचेज है और ये करंट ईयर में अप टू डेट ऑफ फायर तक सेल है। तो यहां पर जीपी रेशियो गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको पिछले साल का ट्रेडिंग काउंट बनाना पड़ेगा, उस ट्रेडिंग काउंट से जीपी निकाल लेंगे और उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011 23, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। ठीक है। कहते हैं इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2011 2300 हैज बीन रिटन ऑफ ऑन ए सर्टेन स्टॉक विच वाज पुअर सेलिंग लाइन हैविंग ए कॉस्ट ऑफ 6900। उनकी कॉस्ट 900 पर लाइन है, मतलब नॉर्मल जीपी उन पे नहीं मिलेगा, तो उन्होंने 2300 को राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल का स्टॉक कैलकुलेट करते समय। ए पोर्शन ऑफ दीज स्टॉक्स, दीज गुड्स वर सोल्ड इन द मार्च ऑफ 2012 एट ए लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। तो करंट ईयर में इसकी सेल कर दी, जिस ईयर में आग लगी उस ईयर में पार्ट ऑफ दिस स्टॉक सेल कर दिया। ठीक है। और रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन जीपी रेशियो रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब बाकी के ऊपर जीपी रेशियो सेम रहा। द वैल्यू ऑफ सैलवेज स्टॉक 5800 है, आपकी पॉलिसी की अमाउंट इतनी है, एवरेज क्लॉस लगेगा, वर्क आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, आप गलती इसी क्वेश्चन में करते हो, आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी क्वेश्चन में होती है और यही वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पेपर में कवर होता है। ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे पिछले साल का। ट्रेडिंग काउंट हमेशा कॉस्ट पर बनाना है ताकि हमें नॉर्मल जीपी पता लगे। अगर उन्होंने कोई अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लाया भी है तो उसको खत्म करना है, सिर्फ नॉर्मल जीपी निकालना है, बस इस बात का ख्याल रखा करो। इलस्ट्रेशन आपकी है 5th,
तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 11। ठीक है जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा 73,500, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक। टू परचेज 3,98,000, बाय सेल 4,87,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 79,600 प्लस अगले साल में है यार वो एडजस्टमेंट पढ़ लो। हाँ जी 79,600 प्लस 2,300 बताइए 81,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर निकालिए। तो जीपी का रेट कितना आएगा जीपी रेट है 97,400 को डिवाइड करेंगे 4,87,000 इंटू 100 इट्स 20%। ठीक है जी। अब आप देखो ये ट्रीटमेंट मैंने क्यों की, मैंने जो उन्होंने एबनॉर्मल चीज की थी ना उसको नलीफाई कर दिया, उसको कॉस्ट पर ले आया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो ये एबनॉर्मल स्टॉक है ना इसको परचेज से भी हटा दो स्टॉक से भी हटा दो तब भी सेम जीपी आएगा। एबनॉर्मल स्टॉक है ना इसमें एबनॉर्मल स्टॉक जुड़ा हुआ है कितने का 6900 का एबनॉर्मल स्टॉक है 2300 राइट ऑफ कर रखे थे तो हमने ऐड करके इसमें से 6900 माइनस कर दो और ऑफ कोर्स स्टॉक में माइनस किया तो परचेज में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में से भी एबनॉर्मल स्टॉक हटा दिया और क्रेडिट साइड से भी एबनॉर्मल स्टॉक हटा दिया तब भी आपका जीपी इतना ही आएगा। और अगर आप ऐसे करते हो तब भी जीपी आपका इतना ही आ रहा है। तो इट्स यूर विश, करके दिखा देता हूं। देखो 3,98,000 में से अगर आप 6900 माइनस करोगे, उसकी कॉस्ट 6900 थी ना, तो बताना कितना आएगा 3,91,100 और स्टॉक में से भी हटा देते हैं। स्टॉक वैसे कितना है 79, इसमें से 4600 माइनस कर दो क्योंकि 2300 तो ऑलरेडी माइनस हो रखा है, इसमें से 2300 तो ऑलरेडी माइनस हो रखा है। ठीक है, तो 75 चेक कर लो तब भी आंसर सेम ही है। ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं है। तो मैंने अब नॉर्मल आइटम को अलग कर दिया, सिर्फ नॉर्मल आइटम्स का जीपी निकाल लिया क्योंकि मेरे को जीपी सिर्फ नॉर्मल का चाहिए। तो आइदर ऑफ दीज टू कर सकते हो आप, जो मैंने पहले किया था वो भी आप फॉलो कर सकते हो और जो करंट किया था। देखो आपके दिमाग में पता क्या चलता रहता है, अकाउंटिंग चलती रहती है कि अकाउंटिंग में ऐसे ही होना चाहिए। हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है। आप इसकी जगह आप एक स्टेटमेंट बना के निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सर्वेयर कर रहा है, ये कोई अकाउंटेंट नहीं कर रहा, ये सर्वेयर का काम है। तो वो आपका जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। तो अकाउंटिंग के फंडे थोड़ा सा आप ध्यान में मत रखा करो। ठीक है, अब हम निकालते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट स्टेप नंबर 2। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। ठीक है जी, और ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया। अब इसमें हमें नॉर्मल को अलग ट्रीट करना पड़ेगा, अब नॉर्मल को अलग ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल का स्टॉक अलग आएगा और अब नॉर्मल का अलग आएगा। ठीक है,
मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, नॉर्मल एबनॉर्मल नॉर्मल एबनॉर्मल टू ओपनिंग स्टॉक। आपको हमेशा कॉस्ट पर आना होता है ऑलवेज। इसकी कॉस्ट 75,000 की है, इसकी कॉस्ट 6900 की है। हमेशा आपको कॉस्ट पर ही दिखाना है, ठीक है। आप परचेज कर रहे हो करंट ईयर में अप टू डेट ऑफ हायर, तो हम मान के चलेंगे कि परचेज नॉर्मल की ही है। एक चीज और, अगर आप ये मानते हो कि अब नॉर्मल स्टॉक ओपनिंग में से, तो ओपनिंग में से माइनस कर दोगे, कोई चक्कर नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि पिछले साल का जो अब नॉर्मल स्टॉक है वो पिछले साल ही खरीदा होगा, इसलिए मैंने परचेज में से माइनस कर दिया। आप इसको 6900 को परचेज में से ना माइनस करके ओपनिंग स्टॉक में से भी माइनस कर सकती है। ये पुराना ही पड़ा हुआ तो ओपनिंग देना, ठीक। ओके, परचेज बताइए 1,62,000, ये परचेज नॉर्मल की है आपकी। उसके बाद 2 एक्सपेंस है कोई, ठीक है। बाय सेल करोगे, सेल टोटल हुई है, टोटल सेल बताइए 2,31,200। ये देखिए जो सेल हुई है उसमें एबनॉर्मल आइटम की भी सेल है। तो क्या लिखा है एबनॉर्मल आइटम के केस में, कहता है ए पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक, कौन सा स्टॉक जो खराब है, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2012, यानी कि आग लगने से कुछ देर पहले, ठीक है, एट ए लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450, यानी कि आधा स्टॉक बेच दिया, क्योंकि 6900 का स्टॉक है, 3450 का स्टॉक हमने बेच दिया और बेचा 200 के 250 के लॉस पे, यानी कि 200 में बेच दिया। तो इसका मतलब जो ये सेल दे रखी है ना 2,31,200, इसमें से 3200 की जो सेल है वो एबनॉर्मल आइटम की सेल है, तो हम उसको अलग से ट्रीट कर लेते हैं। 3200 और बाकी की सेल 2,28,000 की जो सेल है वो नॉर्मल है। एबनॉर्मल सेल पे ग्रॉस लॉस हुआ 250 का, और नॉर्मल पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2,28,000 का। अगर आप 20% निकालोगे 45,600, ठीक है जी। तो बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये तो आधा बच गया, इसकी कॉस्ट सही है। 6900 में से आप 3450 की कॉस्ट का अगर आप स्टॉक बेच देते हो, जो बचता है वो इतने का ही बच जाता है ना, 3450 का स्टॉक बच जाता है, ठीक है। और नॉर्मल का बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए 54,600। चलिए ये आ गया स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगी देखिए, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, नॉर्मल स्टॉक आएगा आपका 54,600, एबनॉर्मल स्टॉक आएगा 3,450, टोटल आएगा आपका 55,050, सॉरी 58,050। इसमें से स्टॉक सैल्वेज, अब बोलोगे सर एबनॉर्मल कॉस्ट पर ही लेना है। हाँ, एबनॉर्मल को कॉस्ट पर लेना है, क्योंकि उसने बोला कि कॉस्ट पर ही वैल्यू हो रहा है वो। अगर इस समय मैं बेचता तो कॉस्ट पर ही बेचता ना। हाँ, अगर इस समय इसकी वैल्यू कम होती फिर मैं वो ले लेता, लेकिन क्वेश्चन ने बता दिया कि
जिस दिन आग लगी उस दिन वो कॉस्ट पर ही वैल्यू हो रहा था, मतलब उसकी जो सेल प्राइस थी कॉस्ट से ज्यादा थी, तो फिर कॉस्ट का नुकसान कवर करेंगे वो, ठीक है। हाँ, अगर वो बोल देते कि अगर ये 2000 का अगर बिकता तो फिर 2000 लेता मैं यहां पर यहां पर ऐसा बोला नहीं गया। उसने बोला कि अब इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू किया जा रहा है, इसका मतलब इसका सेल प्राइस अब से ज्यादा है, तो जितने का नुकसान होगा वो पूरा लेंगे। सैलवेज कितना है? 5800। अमाउंट ऑफ लॉस, कोई फायर एक्सटिंग्विशमेंट के खर्चे तो नहीं है? अमाउंट ऑफ लॉस बोलो। 52,000। लो जी, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, क्लेम। अब देखो आपका लॉस इतना हुआ, आपका सम इंश्योर्ड कितना था, जोड़ के बताइए। ये था 5 लाख, सॉरी इंश्योरेबल वैल्यू थी 5,80,000, सॉरी 58,050 की, 58,050 की इंश्योरेबल वैल्यू है। इंश्योरेबल वैल्यू आपकी थी 58,050 की, और अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी कितनी है? 50,000। तो आपका अंडर इंश्योरेंस है, एवरेज क्लॉस लगेगा इंटू 52,250, सॉल्व करो। हाँ जी, 004, दिस इज द क्लेम। चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, इतना ही हमारा क्लेम है। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 2 और है ना, चलिए ये भी कर ले। ये आप दोनों क्वेश्चन होमवर्क करके लाइए, ये भी होमवर्क है, अगर कोई पॉइंट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। सेम ये देखो, ठीक है, और ये भी आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाइए। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट हुई तो मैं कर लूंगा, नहीं तो हम कल जो टॉपिक करेंगे वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का होगा। आपको आइडिया लगी गया कैसे करनी है, तो नेक्स्ट जो करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होंगे। अगर इनमें आपको लगेगा ऑनेस्टली करना, अगर नहीं आएगा तो बताना है कि नहीं हुआ, करवा देंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू।